समय बाद कोई जा रहा है, उसके बाद वहाँ बिजनेस खड़ा हुआ है, बिजनेस चल रहा है, तो वो किसी ना किसी लीडर के दम पे चल रहा होगा। और लीडर मैं कल ही बताया था, आज भी बता रहा हूँ, लीडर बाय बॉर्ड 1% होते हैं, बाकी 99% क्रिएट किए जाते हैं। और सर ने अपने साथ-साथ बहुत सारे लीडर्स क्रिएट किए हैं। इसी कड़ी में मैं सर की एक और अपलाइन है, डॉक्टर दिलशाद जी। डॉक्टर दिलशाद जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं और समय की गरिमाएँ 1 मिनट आपके पास है और 1 मिनट में आप साबिर सर के बारे में कुछ बता सकते हैं। क्योंकि आप साबिर सर को अच्छे से जानते हैं, पड़ोसी भी हैं, रिलेटिव भी हैं। डॉक्टर दिलशाद जी, ओवर टू यू। अनम्यूट कर सकते हैं सर को होस्ट। डॉक्टर दिलशाद जी, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देखो, जैसे कि पता, वो किसी कारणवश अनम्यूट नहीं कर पा रहे, क्योंकि टेक्नोलॉजी का युग है, कभी कभी हो जाता है ऐसा। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अभी इसी कड़ी में देखो, हमारी जैसे परंपरा रही है कुछ टेक्निकल अचीवर्स के व्यू जानने की, क्योंकि सर नहीं जानते उनके बारे में। लेकिन कोई एक ऐसी बात जो आज के सेशन में मौजूद सभी लोगों को मोटिवेट कर पाए। और जैसा कि आप वॉच कर रहे हैं, जैसे कि आप लिसन कर रहे हैं कि ये उनके लाइफ में चैलेंज रहे, ये उन्होंने किया, तो मेरा मानना है कि लीडर ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छे तरीके से करता है। तो सर, कोई एक ऐसी पंचलाइन जो आज के सेशन को सुपरहिट बना दे। तो इसी कड़ी में मैं चलना चाहता हूँ पवन राठी जी के पास। पवन राठी सर, ओवर टू यू। थैंक यू विनोद सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी साथियों को मेरा नमस्कार। नाम मेरा पवन राठी है और मैं बेसिकली ग्रेटर नोएडा से बिलोंग करता हूँ। 11 साल से यूपी पुलिस और पुलिस की नौकरी के साथ पिछले 6 साल से आरसीएम बिजनेस कर रहा हूँ। अब साथियों, बात आती है आज जो पर्सनैलिटी हमारे बीच में आ रहे हैं। अभी प्रवीण सर ने भी एक बात कही कि घर बह जाता है, पानी किसी के खेत को बर्बाद कर देता है। एक बार तो आरसीएम बाजार भी धीरे से खिसक लिया था। तो सर, ऐसी परिस्थितियों में जब एक व्यक्ति ने बिजनेस किया होगा तो ये आसान तो नहीं हुआ है। और बताते हैं कि कामयाबी दर्द की कोख से जन्म लेती है। तो अगर साबिर अली जी कामयाबी की तरफ जा रहे हैं तो बहुत सारे दर्द उन्होंने सहन किए हैं। लेकिन साबिर अली जी, मैं आपके लिए कि एक स्टोरी है वो डेडिकेट करना चाहता हूँ कि एक बार क्या हुआ, एक नदी में एक बच्चा डूब रहा था। तो एक ऋषि जा रहा था, वहां से निकले हुए ऋषि जा रहे थे, तो उन्होंने उस बच्चे को बचाया। और जब बच्चा बच गया, बाहर आ गया, तो उस बच्चे ने बोला उस ऋषि साहब से, मुनि जी से, कि बहुत बहुत धन्यवाद या थैंक यू। उन्होंने लौट के कहा कि थैंक यू क्यों भाई, कि आपने मेरी जान बचाई। तो उन्होंने इतनी शानदार बात कही, उस मुनि ऋषिदेव जी ने क्या कहा कि दुनिया में जिंदा रह के प्रूफ कर देना कि तुझे मैंने सही बचाया है। तो सर, अगर उन लोगों में हम नहीं बहे और आज हम जिंदा हैं, तो हमें प्रूफ करना है कि हाँ, हम सही जिंदा हैं। तो बिल्कुल साबिर अली जी, ये पूरा भारत, पूरी दुनिया आपको सुनेगी। और जैसा कि सर आपके बारे में बता रहे हैं कि बहुत डेडिकेटेड हैं, बहुत एम्बिशियस हैं, बिल्कुल हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बाकी आज सुनेंगे साबिर अली जी की कहानी, साबिर अली जी की जुबानी। जी, ओवर टू यू विनोद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये हकीकत है, अगर आप इस बिजनेस में हैं तो ये हमें प्रूव करना होगा कि हम इस बिजनेस के लायक थे या लायक हैं। अगर उतार चढ़ाव के बाद भी आज हम स्टेबल हैं इस बिजनेस में, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले की कुछ मर्जी है, वो भी कुछ चाह रहा है। क्योंकि कोई भी इंसान, हम अपने बच्चों को दुखी नहीं देखना चाहते, और ऐसा बताते हैं हम परमात्मा की संतान हैं। तो परमात्मा भी चैलेंज जरूर लाएगा, क्योंकि वो भी चेक करना चाहता है क्या ये इस बिजनेस के लिए पात्र हैं या कुपात्र हैं। और मेरा ऐसा मानना है, अगर हमारी जिंदगी में चैलेंज आ रहे हैं तो हमारी वो परीक्षा की घड़ी है, वो हमें मजबूत करना चाहता है। हमारा जो भगवान है, हमारा जो परम पिता परमात्मा है, वो हमें मजबूत करना चाहता है। क्योंकि एक बार पंडित जी अपनी सीढ़ी में बोलते हैं कि बोले, इंसान की जिंदगी में चैलेंज क्यों आते हैं? बोले, इंसान की जिंदगी में चैलेंज इसलिए आते हैं कि वो उन्हें मजबूत कर सके। बोले, फिर मजबूत लोगों के में क्यों आते हैं? बोले, उन्हें और मजबूत करने के लिए। बोले, जो सबसे मजबूत है उनकी जिंदगी में क्यों आते हैं? बोले, उसकी जिंदगी में इसलिए आते हैं, ये बताने के लिए भाई सब कुछ तू ही नहीं है, मैं भी कुछ हूं। तो चैलेंज का आना स्वाभाविक है, अगर हम जिंदा हैं तो चैलेंज रहेंगे। चैलेंज तभी खत्म होते हैं जब इंसान कहीं और पहुंच जाता है, वहां जाने के बाद उसका नाम भी नहीं लिया जाता। तो अगर हमारे बीच डॉक्टर दिलशाद जी कंफर्टेबल हैं और अनम्यूट कर सकते हैं, तो एक बार अनम्यूट कर सकते हैं जी डॉक्टर दिलशाद।
आप बड़े सौभाग्यशाली है कि आपको दोबारा मौका मिल रहा है, वरना टूटने के बाद वापस नहीं आते। जी सर जी। जी डॉक्टर दिल साहब। सभी को जय श्याम, सभी को जय श्याम। साबिर जी के बारे में अगर मैं बात करूं तो साबिर जी वो पंचुअलिटी है जो उसमें टाइम पंचुअलिटी भी देखने के लिए मिलती है, और साबिर जी डूबते हुए करी में भी उभरने की क्षमता रखते हैं। जैसे कि सर ने कहा कि आप अगर जिंदा हो तो सब प्रूव करो कि हाँ हम जिंदा हैं। तो साबिर जी उन्हीं पर्सनालिटी में से हैं कि कई बार उनके साथ ऐसी समस्या है कि वो डूबते डूबते भी, लेकिन परिस्थिति उसे कितनों ही मरोड़ दे, वो अपने आप को प्रूव करते हैं कि नहीं मैं एक जिंदा हूँ और आरसीएम में बना हुआ। टीम गिरने के बावजूद भी उन्होंने हौसला नहीं खोया और खुद को बनाए रखा, दोबारा से टीम क्रिएट करी। तो साबिर जी के लिए मैं यही कहूंगा कि जिस तरह से आपने लगा रहा, अगर इसी तरह से वो इस तरह से लगे हुए भी हैं कि आगे फिर ऐसा कुछ देखने के लिए मिलेगा कि जिससे दुनिया जाने, वो जुनूनी शख्सियत है साबिर जी। ओवर टू यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये फैक्ट है, बहुत सारे उतार चढ़ाव सर की लाइफ में रहे, परिवार की तरफ से भी रहे, बिजनेस की तरफ से भी रहे, कैरियर जो जॉब वगैरह करते थे उसकी तरफ से भी रहे। क्योंकि साबिर सर हैदराबाद में सेटल थे, कोरोना आ गया, वहां से वापस आना पड़ा बिहार। तो अब मैटर ये नहीं करता, अब मैटर ये करता है कि उनके अंदर जुनून क्या है, पैशन क्या है, वो क्या करना चाहते हैं। क्योंकि मंच सब हर इंसानों को मिलता है। बहुत सारे लोगों को हम आरसीएम में ज्वाइन कराते हैं, उसके बाद वो ज्यादा बड़ा नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो चीज नहीं होती जो एक इंसान को आगे बढ़ने के लिए चाहिए होती है। वो है सीखने की ललक, वो है आगे बढ़ने का जुनून, वो है जोश। वो बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है और साबिर जी उनमें से एक है। मेरी शुभकामनाएं साबिर सर आपके साथ है। आगे की कार्रवाई के लिए मैं हम सबकी अपलाइन इज नन अदर देन आदरणीय परवीन नागर सर को माइक हैंड ओवर करने जा रहा हूं। परवीन सर, ओवर टू यू। ग्रेट मॉर्निंग सर, ग्रेट मॉर्निंग ऑल लीडर्स। सभी साथियों को नमस्कार इस शानदार सुबह में। और आज हम एक ऐसे लीडर को सुनेंगे जो बहुत सारी परिस्थितियों से निकल के यहाँ तक पहुंचे हैं। और मैं मेरी एक मतलब फेवरेट डायलॉग मान लो या फिर मेरी फेवरेट लाइन मान लो। मेरी फेवरेट लाइन है कि आप अगर एग्रेसिव वर्किंग पे भरोसा नहीं करते तो कहीं ना कहीं आप डूब जाएंगे, क्योंकि चैलेंज तो हर व्यक्ति की जिंदगी में आते हैं। और बहुत एग्रेसिव व्यक्ति हैं काम के मामले में साबिर जी। मैं एक बार उनके क्षेत्र में गया था जहाँ वो रहते हैं, और जब मैं गया, मैं और कुलदीप जी एक साथ थे। जब हम पूर्णिया स्टेशन पे उतरे तो वेलकम करने के लिए साबिर जी और उनकी सारी टीम वहां पे थी, और एक बहुत रेस्पेक्टेड ग्रुप था और बहुत अच्छे लोग थे। जब 3-4 दिन हम लोगों ने उनके साथ फील्ड वर्क किया, बाइक पे पीछे बैठ के एक एक करके, कुलदीप जी अलग मैं अलग, और एक साथ ही बहुत सारे ग्रुप्स मीटिंग रही। जब मैं वहां से वापस आया तो इमोशनल सीन हिंदुस्तान में ज्यादा होता है। इमोशनल सीन ये हुआ कि सारे जितने भी साथी थे जब स्टेशन वापस छोड़ने आए तो एक ही बात बोल रहे थे कि सर आप कब वापस आओगे। वो बहुत अच्छे थे सभी साथी, बहुत इमोशनली एक टच बना। मैं दोबारा नहीं गया हूं अभी तक, पर साबिर जी अगर रॉयल्टी अचीवर बन जाए तो मैं जो दोबारा जरूर आऊंगा सर। बाकी आगे की कार्रवाई के लिए अगेन मैं विनोद सर को माइक देना चाहता हूँ। आप सर को इनवाइट करें। आपने बहुत बारीकी से उस ग्रुप के साथ बहुत अच्छे से काम किया है। ओवर टू यू विनोद कश्यप जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। देखो, मुझे इतना पता है, जब हमने वहाँ फील्ड वर्क शुरू किया तो पहली बार मैं ही गया था डॉक्टर दिलसाद साहब के पास। उसके बाद डॉक्टर साहब तो थके हारे थे तो वो आगे नहीं बढ़ पाए, तो मैं और साबिर जी निकले फील्ड वर्क के लिए। हम एक बाइक पे जाते हैं और रास्ते में हमें बारिश पकड़ लेती है, और सर का जुनून देखो कि उस बारिश के बावजूद भी हम रुके नहीं वहां पे। तो वहां से हमने वो ग्रुप स्टार्ट किया, और ग्रुप बहुत तेजी से, जिसे बोलते हैं बहुत तेजी से, विद इन 3-4 मंथ हम 70,000 के बिजनेस को क्रॉस कर चुके थे। लेकिन वो होता है ना कि सपोर्ट करने वाले कम होते हैं, पैर खींचने वाले बहुत ज्यादा होते हैं। तो वहां कुछ परिस्थिति ऐसी बनी कि ग्रुप तहस नहस हो गया। लेकिन साबिर सर ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और उसके बाद भी चलना शुरू किया, और आज फिर दोबारा से उस बिजनेस को एस्टेब्लिश कर दिया है। तो आपकी वक्त को मैं जाया ना करते हुए सीधा चलना चाहता हूं साबिर जी के पास, कि बहुत ही एम्बिशियस, बहुत ही एग्रेसिव और बहुत ही जुनूनी इंसान हमारे बीच में आज हैं।
तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर इसमें आ ही गए हैं तो अंत तक बने रहें। बाकी मैं आप सभी की डिजिटल तालियों के बीच को-होस्ट साथी अनम्यूट कर सकते हैं और आप सभी की डिजिटल ताली को वार्म वेलकम के साथ मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं मिस्टर साबिर अली जी। बहुत-बहुत स्वागत है साबिर सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम साबिर जी, वेलकम। वेलकम साबिर जी। वेलकम सर, वेलकम। ओवर टू यू साबिर सर। अनम्यूट सर, अनम्यूट, अनम्यूट। साबिर जी अनम्यूट करो। अनम्यूट करो सर, अनम्यूट पहले। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं अपने उन महान गुरुओं को जिनकी वजह से मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे आ पहुंचा। हालांकि मैं इस काबिल तो नहीं था कि मुझे इस तरह का वेबिनार मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उन गुरुओं का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा रोल है, जिन्होंने मुझ पे ये विश्वास जताया है कि साबिर जी आप कर सकते हैं। हालांकि मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं था इस वेबिनार के लिए, लेकिन वो कहते हैं ना कि गुरु का आदेश है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। और मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि मेरे पास वो गुरु है, वो अपलाइन है कि मैं मानता हूं कि और किसी टीम के पास हो ही नहीं सकती है। अगर होगी तो मेरे जैसे अपलाइन हो ही नहीं सकती है। महान गुरु मिस्टर विनोद कश्यप जी, जिनका बहुत बड़ा रोल है मेरी जिंदगी में, मैं उन्हीं का अनुसरण करता हूं और उनसे ही सीखता हूं, क्योंकि आपके लाइफ में एक गुरु का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान के बिना ये आर्ट्स बिजनेस, तो गुरु का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके लाइफ में आज तक अगर कोई गुरु नहीं है तो आज आप आज ही गुरु बना लीजिए, क्योंकि गुरु अगर किसी शिष्य को चाह ले तो फिर वो शिष्य शिष्य नहीं रहता, वो गुरु बन जाता है। और मैं नाम लेना चाहूंगा उस शख्सियत का जिन्होंने मुझे बार बार आके प्रेरित किया कि आप बिजनेस कर सकते हैं, आप आरसीएम बिजनेस कर सकते हैं। मिस्टर कुलदीप चौहान जी बहुत ही शानदार शख्सियत हैं, उनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ और आगे भी सीखता रहूंगा। दोस्तों, ये बिजनेस मुझे तब मिला जब मैं अपने घर में खाली बैठा हुआ था। बाहर मैं जॉब करता हूँ और जॉब करके मैं घर लौटा था। उसी बीच काफी सारा समय मैं अपने घर में बिताता था। तो क्या हुआ, अचानक से जो मेरे बड़े भाई हैं, उनसे, जो हमारे दिलसाद सर हैं, उनका काफी टचअप रहता था, मेरे से बहुत कम रहती थी। मतलब हाय हेलो कभी हो जाता था, बस इतना ही। तो एक दिन पता चला कि दिलसाद सर भाई को ज्वाइन करा। ज्वाइन करने के बाद जो है, भाई कुछ प्रोडक्ट लेके आए, जैसे हेल्थ गार्ड था और केविको था। तो मैं बोला भाई और कुछ मिलता है क्या इसमें? बोला हाँ मिलता है। तो मैंने गंजी मंगाई अपने लिए। गंजी मुझे पसंद नहीं आई क्योंकि मैं रूपा फ्रंटलाइन पहनता था। मैं बोला ये कैसी गंजी है, देखो इतना ढीला है, शॉर्ट हो गया, वापस करो इसे, मुझे पसंद नहीं है। फिर मैं उस प्रोडक्ट को लेके वापस गया टीयूसी पे। आप यकीन नहीं मानेंगे, अगर आज की डेट में कोई नया बंदा अगर उस रास्ते पे चले जाए, उस टीयूसी पे, तो मुझे नहीं लगता वो आरसीएम ज्वाइन करेगा। इतनी डर्टी, इतना गंदगी था उस रास्ते में, इतना बैकवर्ड इलाके में वो पीयूसी था कि आप पीयूसी पे जाने तो दूर की बात है, आप आधे रास्ते से लौट आते। लेकिन फिर भी मैं वहां पहुंचा। मैं बोला देखना है क्या चीज। मैं वहां पहुंचा, 1 लीटर हेल्थ गार्ड लिया और गंजी के बारे में कंप्लेन किया। मैं बोला ये कैसा गंजी है भाई, शॉर्ट हो गया। बोला ऐसा ही आता है। मैं बोला ऐसा ही आता है? हाँ ऐसा ही आता है। बोला चलो ठीक है। मैंने पहन ली। पहन लेने के बाद मेरे बड़े भाई साहब थे, वो बाहर चले गए। बाहर जाने के बाद मुझे एक पर्ची दिया और बोले कि सामान जब घटेगा तो वहां से ले आना। बोला ठीक है ले आऊंगा।
वो बाहर गए, पर्ची भी इधर कहाँ चला गया पता नहीं। मैं कभी सामान नहीं लाया दोबारा। एक बार लाया था दोबारा जाके। उसके बाद ऐसे ही 2-4 महीना निकल गया। कुछ पता नहीं आरसीएम क्या है, नहीं है, मुझे कोई बोलने वाला नहीं। और तब से लेके आगे तक कोई बोला भी नहीं था कि आरसीएम एक बिज़नेस है। मैं जानता भी नहीं था आरसीएम को। पर इससे पहले बहुत सारा चिट फंड करता था मैं। वो लूट-पाट करने वाला, आओ इधर जोड़ो, पैसे कमाओ, निकल लो। बस सीनियर तक ही रहती थी बात। मुझे नहीं पता होता था कि मैं जिस बिज़नेस को कर रहा हूँ उसमें लोग कहाँ जुड़ रहे हैं, मैं किसको कहाँ जोड़ रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं मालूम होता था। बस एक लालच में कि एक इधर जोड़ना है, एक इधर जोड़ना है, एक इधर जोड़ना है, एक इधर जोड़ना है, ₹500 आ जाना या ₹1000 जो भी है आ जाना। इस तरह का बिज़नेस करता था मैं। तो मुझे पता नहीं होता था, लेकिन एक दिन क्या हुआ, दिलशाद सर आए दिल्ली से घर। मैं देखा, मैं बोला, "ओ भैया इधर आओ।" क्योंकि मेरे से छोटा है, तो मैंने उसे बुलाया। मैं बोला, "भाई ऐसा है कि भाई को तो जॉइन करा दिए आप, लेकिन इसके लिए कुछ काम-वाम भी कर रहे हैं या फिर?" क्योंकि मुझे तो पता था नेटवर्किंग के बारे में। 2003 में मेरे फैमिली से 3 मेंबर थे एमबीए डिस्ट्रीब्यूटर, एमबीए में काम करते थे। उस समय मैं छोटा था क्योंकि मेरी स्कूल लाइफ थी, तो सिर्फ़ बोर्ड और ये मार्कर, डस्टर ढोने का मेरा काम था। मुझे पता नहीं होता था बोर्ड पे क्या बताया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है, मेरे समझ में नहीं आता था। बस मैं बोर्ड और मार्कर ढोने में लगा हुआ रहता था। तो कहीं न कहीं नेटवर्किंग जो है मेरे दिमाग में 2003 से ही चल रही थी, लेकिन मुझे कुछ ऐसा प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल पा रहा था कि जहाँ से मैं अपना करियर को देखूँ और वहाँ से अपने करियर को एस्टेब्लिश कर सकूँ। ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो दिलशाद सर बोले, "अच्छा, ये बंदा अगर खुद से पूछ रहा है तो चलो बताते हैं।" वो आए, बोले, "अच्छा आइए, अब मैं बता रहा हूँ।" जब वो मुझे प्लान देने लगे, प्लान देते मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं बोला, "ये सब रहने दीजिए, करना क्या है वो बताओ?" बोला, "करना क्या है? फील्ड वर्क करना है।" मैं बोला, "चलिए ठीक है, फील्ड वर्क करते हैं।" और मैंने 15 दिन में 23 साथी को जोड़ा था उस टाइम। मात्र 15 दिन में 23 साथी को जोड़ा था। और जो मेरे खास 2 दोस्त थे, मैं उसका जॉइनिंग किया। मैं बोला, मैं मेरी आईडी नहीं लगाना है, भैया की आईडी है, मैं उसपे काम। तो मेरे जो 2 खास दोस्त थे, मैंने उसका जॉइनिंग करा दिया, 2 बंदे का। 2 बंदे का जॉइनिंग कराने के बाद मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि भाई अगर तू जॉइनिंग करेगा तो कहाँ जाएगा? मैं बोला, मैं कहाँ जाऊँगा? फिर मैं क्या करा, हल्लू चुपचाप कहीं कोने में जाके भैया को फ़ोन लगाया। भैया ऐसा है ना कि मुझे भी जुड़ना है। नहीं, तुझे नहीं जुड़ना है, ये फालतू-वालतू काम है, तू मेरी आईडी है, काम कर। मैं बोला, भैया का ऑर्डर है, काट भी नहीं सकते हैं। मैं बोला, चलो ठीक है। मैं हल्लू गया उसी पिकअप सेंटर पे, जहाँ लोग जाना नहीं चाहेंगे। तो मैं उससे बात किया, मैंने देखो ऐसा है कि मुझे 1 पेटी हेल्थ कार्ड चाहिए और मैं 2 दिन के अंदर इसे सेल करके आपको पैसे दे। दिलशाद सर थे, क्रेडिट में दिलशाद सर थे। मैंने उनका इस्तेमाल किया, क्योंकि आज से पहले मैं ना उनको जानता था, ना वो मेरे को जानते। तो देने के बाद जो है मैंने 6 लोगों को सिलेक्ट किया, मुझे किसे-किसे देना है, जिसमें मेरी 2-3 बहनें भी थी और कुछ रिश्तेदार थे। मैंने हेल्थ कार्ड ले जाके दिया। मेरी बहन बोलती है, "ये क्या लेके आया है?" मैं बोला, "ये ज़िंदगी बचाने का तेल है ये। इस तेल को खाओगी तो गैस कम बने।" मैं बोला, "ये ले जाइए, ये सब नहीं चलेगा।" मैं बोला, "ये तेल चाहिए या भाई चाहिए? तेल या भाई? आज सेलेक्ट कर लो। भाई से रिश्ता चाहिए या तेल चाहिए? क्या चाहिए?" बोला, "तू ऐसा क्यों बोल रहा है?" मैं बोला, "हाँ, तुम बोल रही है तेल लेके जाओ।" मैं बोला, "तेल लेके चला जाऊँगा लेकिन तेरे दरवाजे कभी नहीं आऊँगा। क्लियर?" मेरा साफ कहना है, मैं फेस टू फेस बात करने में ज़्यादा पसंद करता हूँ। घुमा फिरा के बात करने की मेरी को आदत नहीं। मैं जो बोलता हूँ डायरेक्टली बोलता हूँ, सामने वाले को क्या इफ़ेक्ट पड़ता है आई डोंट। ठीक है? इस तरह से मैंने अपना जॉइनिंग कर लिया। जॉइनिंग करने के बाद सर के साथ काम स्टार्ट किया। काम स्टार्ट करने के साथ बहुत काफ़ी स्पीड से काम किया मैंने। लगभग 15 दिन में 23 लोगों को जोड़ा। जोड़ने के बाद सर फिर बाहर निकल गए। इसी तरह मैंने अपनी वाइफ़ का भी आईडी लगा लिया, एक पेटी हेल्थ कार्ड लिया, उसको बेच दिया। मतलब मछली के तेल से मछली को तेल तल दिया मैं। इसके बाद बीच में फिर मैं बाहर चला गया, बिज़नेस एकदम से मेरा खत्म हो गया। हाँ, उससे पहले क्या हुआ कि फिर मैं अपना बी-लीग जो स्टार्ट किया था, बी-लीग स्टार्ट करने के बाद तुरंत एक पिकअप सेंटर भी मैंने ओपन करवा लिया। ओपन करवाने के बाद बहुत सारा मामला हुआ, फिर वो पिकअप सेंटर भी चला गया, पूरी टीम चली गई मेरी। बहुत अफ़सोस हुआ, बहुत दुःख हुआ,
कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन सेमिनार अटेंड करने का ये फायदा था कि दिनेश चौधरी जी एक बहुत बड़े स्पीकर हैं आज के डेट में इंडिया के। वो कहते थे कि आपका जो बिजनेस है रॉयल्टी तक ये ऐसे चलता है, मतलब आप गिरोगे उठोगे, गिरोगे उठोगे, तो जो गिर के उठता है वही चलता है और जो गिर के नहीं उठता है वो नहीं चलता। मेरे गुरु भी बताते हैं कि साबिर जी बस लगे रहो और कुछ नहीं, बस लगे रहो, और लगने वाला ही मंजिल को पाता है, जो नहीं लगता है इसके पीछे वो मंजिल को नहीं पा सकता है। तो इस तरह मेरी जो है कारवां आगे बढ़ी। फिर मैं चले गया हैदराबाद। हैदराबाद जाने के बाद जो है वहां लगभग 1.5 साल में बिजनेस से आउट हो गया। कुछ पता नहीं था, ना अपलाइन से कांटेक्ट हो सकी मेरी, मैंने खत्म कर दिया था कि कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे, सिर्फ टाइम पास है ये। फिर मैंने जॉब में ज्यादातर दिमाग लगा दिया। दिमाग लगाने के बाद है फिर वहां मैंने अपने आप आरसीएम स्टार्ट किया। फिर वहां कुछ साथियों को मैंने ज्वाइन कराया। ज्वाइन करने के बाद काम एक तरह से इतनी स्पीड को मैं पकड़ाया था। मार्च के महीने में 20 दिन में मैंने 36 लोगों को प्लान दिया था, मार्च महीने में। और अचानक से मार्च 22 मार्च को जनता कर्फ्यू और उसके बाद से साबिर आपके सामने है। 3 महीना वहाँ लॉकडाउन में फंसे रहा। उसके बाद फिर मैं घर आ गया 20 बच्चों को लेके। उसके बाद से ये मैंने डिसाइड किया है कि नो पार्ट टाइम, नो सम टाइम, आरसीएम करना है तो फुल टाइम, और आज मैं फुल टाइमर हूँ। तो एक बार मैं डिजिटल तालियों से मैं स्वागत करूंगा मेरे ग्रेट गुरु, मेरे अपलाइन, जिनको मैं मान के चलता हूँ। वो कहते हैं ना, आप फिल्मों में देखते होंगे कि जज का जो फैसला होता है वो अंतिम फैसला होता है। ठीक वैसे ही मेरे गुरु का अंतिम फैसला है, आना है तो आना है, करना है तो करना है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरे अपलाइन के जैसा जो पर्सनालिटी मेरे अपलाइन की है, जो शब्दों का जो इस्तेमाल करते हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत सारे सेमिनार को अटेंड करता हूँ, किसी का भी टीम हो, किसी का भी कुछ भी हो, मैं सेमिनार अटेंड करता हूँ। क्योंकि मैं मुझे जो सीखने की, मेरे अंदर जो सीखने की आदत है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सीखना चाहता हूँ हर किसी से, छोटा हो बड़ा हो, किसी से भी मैं सीखता हूँ। और यहाँ पे भी जूम पे लगातार आ रहा हूँ, यहाँ भी मैं सीख रहा हूँ। मैं अजीत सर की पर्सनालिटी को देखता हूँ, मैं पवन राठी सर जी की पर्सनालिटी को देखता हूँ। मुझे पता नहीं पवन राठी सर जी किस टीम से है, कहाँ से है, मुझे पता नहीं। हाँ, इतना पता है कि वो यूपी पुलिस में है, ग्रेटर नोएडा से हैं। तो मुझे उनकी बातों से, मैं उनकी बातों से प्रभावित होता हूँ, क्योंकि उनकी बातों में जादू है। वो सिखाते हैं कि, वो बताते हैं कि आप कर सकते हैं। तो मेरे गुरु विनोद कश्यप जी बार बार आके मुझे, मैं गिरा उन्होंने उठाया, मैं हताश हुआ उन्होंने समझाया, मैं निराश हुआ उन्होंने समझाया, साबिर जी आप कर सकते हो और कब से कर सकते हो। आज अगर मैं यहाँ हूँ, अगर आज मैं आपसे कुछ भी बोल पा रहा हूँ, तो ये क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ मेरे ग्रेट गुरु विनोद कश्यप के लिए जाता हूँ। मैं एक बार उनके लिए जोरदार ताली चाहूंगा। दोस्तों, आज वो मैं बात करने जा रहा हूँ, वो ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं, क्योंकि मैं उस काबिल तो हूं नहीं कि मैं आपको किसी भी एंगल से समझा पाऊँ। क्योंकि मैं खुद सीख रहा हूँ। जितने भी साथी आते हैं आज जूम पे, मैं ध्यान से उनकी बातों को सीखता हूँ और उनकी बातों को मैं कॉपी करता हूँ। क्योंकि सर बताए थे कि सावी जी इस बिजनेस में अपना ट्रिक नहीं लगाना है, सिर्फ डुप्लीकेशन का ये बिजनेस है। आप क्या पढ़े लिखे हैं ये मायने नहीं रखता है। आप पीएचडी होल्डर हैं, बीटेक, एमटेक, एमबीए क्या किए हैं, नेवर माइंड। ये बिजनेस सिर्फ डुप्लीकेशन का है। सामने वाला क्या कहता है आप उसकी बात को सुनो, नीचे वाले से कहता, बस इससे ये बिजनेस चलता है। आपके चलाने से ये बिजनेस नहीं चलता है। आपके चलाने से ये बिजनेस मात्र 10% चलती है, बाकी 90% आपके अपलाइन चलाते हैं। तो मैं आज थोड़ी सी बात करूंगा महंगाई के ऊपर। मेरा एक सवाल है दोस्तों, क्या आप महंगाई को रोक सकते हैं? यस या नो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। जहां तक मेरा मानना है, महंगाई को आज तक कोई नहीं रोक पाया है। आप देखते होंगे इलेक्शन के टाइम पे कि नेता आते हैं और क्या कहते हैं कि मैं बेरोजगारी खत्म करूंगा और महंगाई कम करूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, उल्टा वो बढ़ा के चले जाते हैं।
ठीक है, तो महंगाई को कोई कम नहीं कर सकता है। महंगाई जो है अपने स्तर से बढ़ती रहती है। और महंगाई किसके लिए है? किसके लिए है ये महंगाई? एक एग्जांपल देना चाहूंगा। अगर आप 50,000 रुपए कमा रहे हैं और मैं 5,000 रुपए कमा रहा हूँ, चीनी 42 रुपए है, किसके लिए महंगा है? आपके लिए या मेरे लिए? तो महंगाई सिर्फ उनके लिए है जिनका इनकम कम है। आप अपना इनकम बढ़ा लो, महंगाई महंगाई कुछ भी नहीं है। आज हम सरकार को दोष देते हैं, सरकार इतनी महंगाई बढ़ा रही है, इतनी महंगाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपना इनकम पे ध्यान दो, आप अपना इनकम बढ़ा लो, महंगाई कुछ नहीं। ठीक है, एक डाटा मैं शेयर करना चाहता हूँ कि 1940 में परिवार में सदस्य होते थे 20 से 18 से 20, और गुजारे की रकम जो है वो 10 रुपए से चल जाती थी। ठीक 20 साल बाद 1960 में ये परिवार घट के आ गया 12 से 15, और गुजारे की रकम 100 रुपए हो गई। ये हर 20 साल में ये 100 गुना ये जो है महंगाई जो है ये बढ़ रही है। 1980 में ये हो जाता है 8 से 10, और गुजारे की रकम जो है वो 1000। 1900 ये 2000 साल में 5 से 7, और गुजारे की रकम 2020 3 से 4। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि 1960 में 18 से 20 गुजारे की रकम 10 रुपए। 1960 परिवार में सदस्य घटता है, 12 से 15 होता है, और गुजारे की रकम। तो 1980 में फिर परिवार के सदस्य घटता है, और 8 से 10 गुजारे की रकम 1000। और 2000 साल में, जिसको हमने और अपने क्रॉस किया है, परिवार में सदस्य 5 से 7, और गुजारे की रकम 10,000 रुपए। 2020 परिवार के सदस्य कौन? मियाँ बीवी, एक बच्चा, और एक गलती से एक बच्चा। क्या हम आज के डेट में इतना पैसा कमा पा रहे हैं? नहीं कमा पा रहे। अगर अच्छी लाइफ चाहिए, अच्छे शहर में अगर घर चाहिए, सब जगह चाहिए ही चाहिए। क्योंकि आज कमा तो सभी लेते हैं, लेकिन एक जो मसला है वो बहुत टफ है, बच्चों का एजुकेशन। बच्चों को पढ़ाना आज के डेट में बहुत ही मुश्किल काम है। क्योंकि मैं देख सकता हूँ, क्योंकि मैं एक रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ, देहात है, सिटी थोड़ी यहाँ से दूर है। यहाँ देख सकता हूँ कि मैं एजुकेशन सिस्टम यहाँ की क्या है। जिस घर का परिवार अच्छा है, थोड़ा सा ठीक ठाक पैसा आता है, उस घर के बच्चे थोड़ा पढ़ लेते हैं सीबीएसई बोर्ड से या एसएससी बोर्ड से। बाकी सारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, क्या पढ़ते हैं क्या नहीं पढ़ते हैं कुछ नहीं पता। ठीक है, अगर अच्छी लाइफ चाहिए, बच्चों को अच्छा एजुकेशन आप देना चाहते हैं, तो ये चाहिए ही चाहिए, वरना बहुत मुश्किल है आगे चल के। अब मैं एक चीज लिखने जा रहा हूँ, वो खुद ही आप समझ जाएंगे कि आने वाले टाइम में यहाँ पे क्या हो सकता है। ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया। आप बुद्धिजीवी लोग हैं, आपको खुद समझ है कि क्या मैंने क्वेश्चन मार्क दिया है। तो 2040 में यहाँ क्या हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शादी मत करना, शादी तो करनी पड़ेगी, लेकिन सवाल है कि ये 2040 जो आने वाला है, यहाँ पे क्या तैयारी कर सकते हैं हम, है ना? हम क्या तैयारी कर सकते हैं, हमारा इनकम क्या होगा, है ना? तो सोच लीजिए, मैं कुछ नहीं बताऊंगा इसके बारे में। अब सर देखिए, हिंदुस्तान में पैसे कमाने के बहुत सारे जरिए हैं। अब मैं सिर्फ 3 पॉइंट जो वो है, जो जिससे पैसे कमाए जा रहे हैं, उस पर बात करूंगा। पहला पॉइंट है सर खेती। खेती की बात करूंगा तो पहले जमाने में जो हमारे पूर्वज थे, उनके पास बहुत सारा जमीन हुआ करता था। यहाँ तक कि मैं ये भी देखा हूँ कि मेरे गांव में 700 बीघा का, एकड़ का जमींदार हुआ करते थे, मालिक हुआ करते थे। लेकिन आज के डेट में आप देखें कि उनके पास कितनी जमीन है। बाप दादा इसलिए तो छोड़ के नहीं गए थे कि ये 100 बीघा है, खा जाना बेच के। जब 100 बीघा बाप दादा छोड़ के गए, तो हमें बढ़ाना चाहिए था ना। ये घटते 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 आज टुकड़ों में हो गया है, वर्ग फीट स्क्वायर फीट में जमीनें रह गई। तो कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि खेती में पैसा नहीं है ना? क्योंकि मैं देख रहा हूँ आज के जमींदारों को, वो ना खेत जाते हैं, ना कुछ करते हैं। वो बटेदार को दे देते हैं कि आप देख लो, कर लो, जो है हिस्सा मुझे दे दो, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि खेती में अब पैसा है ही नहीं। पहले क्या होता था
लोग खेतों में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट आती थी पकड़ के लिया, लोग करते भी नहीं थे। कहते थे कि पहले के टाइम पे जो जॉब दिया जाता था तो उस टाइम लोग कहते थे कि मेरा वारिस, मेरा बेटा सरकार का नौकर बनेगा, ये नौकरी करेगा, इसके पास इतना जमीन है, तो नौकरी को एक्सेप्ट नहीं करते थे। लेकिन अब तो नौकरी ही नहीं मिल रही। तो कहीं ना कहीं अब किसान क्या करे, बेटा पढ़ लो लिख लो, कोई जॉब देख लो, क्योंकि खेती में पैसा है नहीं। अब दूसरी पॉइंट बात करेंगे तो सरकार तो हाथ खड़ा कर दी है। आप फिल्मों में देख सकते हैं कि जब पुलिस वाला किसी गुंडे को बोलता है हैंड्स अप, तो वो हाथ खड़ा कर देता है। इसका मतलब कि भैया हम सिलेंडर हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, जो करना है आप कर लो। और सरकार भी कह रही है कि नौकरी देने वाला बने, लेने वाला ना बने। शायद ये स्टेटमेंट आपने सुना होगा कहीं भी, हमारे देश के प्रधानमंत्री बोले हैं कि नौकरी देने वाला बनो, लेने वाला मत बनो। तो जो देने वाला जो नौकरी है वो यही है। आप यहाँ से बहुत सारे लोगों को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, एक बिजनेस दे सकते हैं, एक शानदार लाइफ जीने का एक तरीका आप उसको बता सकते हैं। तो यहाँ नौकरी में भी पैसा नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पढ़ना गलत है, आप पढ़िए, एजुकेशन के लिए पढ़ना जरूरी है, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि आप नौकरी ले पाएंगे? क्योंकि आज देश में लगभग 50,000 बच्चे पर डे पैदा हो रहे हैं। क्या सरकार 50,000 नौकरियां दे रही है? नहीं दे रही। लोग आज इतने इतने बड़े डिग्री लेके फिर रहे हैं, नौकरी नहीं है। अभी कुछ दिनों का एक डाटा है, वेस्ट बंगाल में एक डॉम की पद आई थी, 6 पद, उसके लिए पीजी ये वो इतने बड़े डिग्रियां लेके उस डॉम की नौकरी के लिए एप्लीकेशन लगा। क्यों पता है? नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी, चाहे वो जिस काम के लिए भी हो। ये किल्लतें चल रही है, ये मारामारी चल रही है। तो सर कहीं ना कहीं साबित होता है कि नौकरी में पैसा नहीं। उसके बाद है बिजनेस। और बिजनेस का एक कहावत है सर कि जितना आप लगाएंगे उतना पाएंगे। अगर आप 1000 कमाना चाहते हैं तो लाख लगाइए, अगर लाख कमाना चाहते हैं तो करोड़ों लगाइए। और उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि आप कितना कमाएंगे, क्योंकि आज के डेट में कंपटीशन का मार्केट है। अगर आप 10 लाख लगा के दुकान खोलते हैं तो क्या 20 लाख लगाने वाला नहीं है मार्केट में? वो भी है, वो कहीं ना कहीं आपको तोड़ेगा आके 20 लाख लगा के। तो यहाँ भी सुकून नहीं है। अब मैं एक ऐसा सिस्टम के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे बहुत सारे लोगों का जिंदगी बदल रहा है और बदल चुका है। क्या आप उस सिस्टम को जानना चाहते हैं? क्या आप सुनना चाहते हैं उस बिजनेस के बारे में? उस बिजनेस से बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है। अगर आप सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो कमेंट में प्लीज शेयर करिए। मैं उस सिस्टम की बात करना चाहता हूं जिसने मेरी जिंदगी में आके मुझे ये बताया, क्योंकि तुम अपने ड्रीम को अगर कहीं पूरा कर सकते हो तो और दूसरा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। वो एकमात्र डायरेक्ट सेलिंग ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। अगर आपके अंदर ड्रीम नहीं है, सपने नहीं है, तो ये बिजनेस भी आपके लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ड्रीम वो होते हैं जो हर किसी के अंदर छुपा हुआ है। एक बार मैं प्लान दे रहा था, तो वहाँ प्लान देते देते मैंने पूछा, सर आपके सपने हैं? तो वो आदमी कह रहा है कि नहीं मेरे सपने नहीं। मैंने कोई सपना नहीं है? बोला नहीं है। क्या सपना रहेगा, जो है ठीक है। माफ करिए, मैं ठीक है। तो हम बात करेंगे सर एक ऐसा सिस्टम जो मेरी जिंदगी को बदल रहा है, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग बस थोड़ा सा पॉइंट को समझ लें, है ना। हर आदमी काम करता है दोस्तों, काम ही करेगा, दूसरा क्या काम करेगा। हर आदमी इस दुनिया में लेके, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं काम ही करते हैं, और काम के बदले क्या मिलता है उनको? पैसा मिलता है। और पैसे को क्या करते हैं? वो खर्च करते हैं। ठीक है सर, ऐसा है। यहाँ हम कुछ और नहीं दे सकते, क्योंकि वो ये डाटा है काम पैसा खर्चा, यही काम करते हैं। 3 काम। काम करेंगे उसके बदले पैसा मिलेगा, पैसे को क्या करेंगे हम?
खर्च करेंगे और खर्च करने के लिए किसी न किसी दुकान पे जाएंगे, ऐसा है या नहीं है? खर्च करने के लिए किसी न किसी दुकान पे जाते हैं। और अच्छा एक बात और, अगर आपका खर्चा ही अगर काम बन जाए और काम से आने लगे पैसा, पैसे को करे आप खर्च, तो कैसा रहेगा? गलत तो नहीं है साहब? खर्चा आपका काम बन जाए, काम से आपको पैसे आने लगे और पैसे का आप खर्च करो, तो मजा आ जाएगा। कैसे मजा आएगा? आगे देखिए। काम करते हैं, काम के बदले पैसा मिलता है, पैसे को खर्च करते हैं, खर्च करने के लिए किसी न किसी दुकान पर जाते हैं। यहाँ जाने के बाद हम लोग यहाँ पे खर्चा करते हैं और एक काम और करते हैं जो हमारी पूर्वज करते आई और आज हम लगे हुए हैं। क्या करते हैं? हम चर्चा करते हैं। हमारी आदत है, खर्चा तो हम करते ही हैं और दूसरा एक काम करते हैं, चर्चा। ये हमारी आदत है, माउथ पब्लिसिटी करना। कैसे करते हैं? किसी भाई का कुछ देख लिया, भाई ये कहाँ से लिए? या कोई मेरे से पूछ रहा है, भाई शर्ट कहाँ से लिए? क्या मैं नहीं बताऊंगा? मैं उस दुकान का एड्रेस बताता हूँ, भाई फला जगह से लिया है और अच्छा प्रोडक्ट देता है, कम रेट भी है। मैं उस दुकानदार का चर्चा करता हूँ। अभी कुछ महीने पहले मेरा एक दोस्त किसी एक होटल में खाना खा के आया, बोला भाई साबिर भाई कमाल का खिलाता है, 100 रुपए में कमाल का खिलाता है। मैं बोला ऐसा क्या खिला दिया यार? बोला आप यकीन मत पूछो, मैंने कभी ऐसा खाना नहीं खाया। अब मेरे यहाँ पे हिट कर गया भाई, ये कौन सा होटल है जो ये 100 रुपए में इतना कमाल का खाना खिला रहा है? तो कहीं ना कहीं जो ये है, ये जो आदत है, ये हम सब में है। तो हमारे चर्चा करने से क्या होता है? इसका कस्टमर बढ़ता है, कस्टमर बढ़ जाता है, ये छोटा दुकानदार बड़ा दुकानदार हो जाता है, ये साइकिल फिरने वाला बाइक फिरने लगता है। अब हम देखते हैं कि बहुत सारा इसकी तरक्की इतनी हो गई, हम जाके इसको बोलेंगे 1% तो ये देगा हमें? ये नहीं देगा। ये कहेगा भाई दुकान मेरी है, पूंजी मेरी है, मेहनत मेरी है, तुम्हें क्यों 1%? नहीं देगा वो। ठीक एक दुकान है, ये कहता है कि भाई जो काम आप यहाँ से कर रहे थे, अगर यहाँ से करते हो 10 तो 10 से लेके 20% तक आपको इंस्टेंट डिस्काउंट, मतलब जब का जब ही आपको 10 से लेके 20% तक डिस्काउंट मिल जाएगा। दूसरा, अगर गलती से आप अगर चर्चा करते हो, यहाँ तो शौक था, मर्जी थी, आदत भी थी, कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कह रही है कंपनी कि गलती से आप अगर चर्चा करते हो तो कंपनी 45% का पार्टनर बनाती है, वो भी किसमें? प्रॉफिट में। जब सर मुझे बता रहे थे कि प्रॉफिट में पार्टनर, मैं बोला यार पागल तो नहीं है, मैं तो आज तक नहीं सुना कि प्रॉफिट में कोई पार्टनर देता है। बोलता हाँ सर प्रॉफिट में पार्टनर। मतलब कैसे? बता, प्रॉफिट में पार्टनर कैसा? बोला सर देखो यहाँ पे ये दुकानदार 1% नहीं देने को देगा और ये 45% कहाँ से देगा, क्यों देगा मुझे समझो, और ये प्रॉफिट में क्यों देगा? बोला ठीक है, थोड़ा सा मैं क्लियर करता हूँ इस पिक्चर को। सर बताए मुझे कि देखो हम सब क्या है, कस्टमर है, ग्राहक है। ग्राहक कोई भी सामान कहाँ से लेता है? रिटेलर वाले के पास। क्या ये भाई साहब घर में बनाता है? नहीं बनाता है। ये भी कहीं ना कहीं से लाते हैं। कहाँ से लाते हैं? ये होलसेलर से लाते हैं। ये भाई साहब भी घर में नहीं बनाते, ये कहाँ जाते हैं? एजेंसी। एजेंसी भाई साहब भी घर में नहीं बनाते, ये कहाँ जाते हैं? कंपनी। और कंपनी कोई भी प्रोडक्ट को बनाती है उससे पहले क्या कराती है? प्रचार। और प्रचार करने के लिए कौन आता है? शायद हम में से तो कोई नहीं जाता है। वो ऐसे चेहरे को पकड़ते हैं जिसे पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान जानता है। उसमें से वो सलमान, शाहरुख, कैटरीना, कोई भी हो सकता है। और वो क्या आके कहते हैं कि मेरी खूबसूरती का राज लक्स इंटरनेशनल। अब आप सोच सकते हैं कि लक्स लगाने से इंसान अगर गोरा हो जाए, खूबसूरत हो जाए, तो ये साबुन सबसे ज्यादा साउथ अफ्रीका में बिकना चाहिए, क्योंकि लोग वहाँ बहुत काले हैं। शायद हिंदुस्तान लीवर वाले को ये पता नहीं है कि साउथ अफ्रीका में लोग काले भी हैं। तो ये जो एड होता है ना, ये प्रचार। आपने एक एड और भी देखा होगा कि माउंटेन ड्यू पी के कूद जाओ, कूद जाओ, कूद के देखो एक बार क्या होता है। तो ये जो एड है, ये सिर्फ हमारी मेंटेलिटी को चेंज करता है, बदलता है और हमें उल्लू बना के जाता है। अभी अजय देवगन आता है, कहता है दाने दाने में है केसर का स्वाद। अच्छा कभी खाया है तूने? और करोड़ों हिंदुस्तानी को वो खिला जाता है। आप समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं, आप समझ सकते हैं कि ये एड, ये प्रचार हमारे साथ क्या करता है। और ये ऐड करने के करोड़ों रुपया लेके जाते हैं, करोड़ों रुपया। खुद तो करते नहीं, लेकिन हम हिंदुस्तानियों को करा देते हैं। और ये एक लाइन, ये झूठ बोलने का 5 करोड़ 10 करोड़ लेके जाते हैं। कंपनी कोई भी प्रोडक्ट को 50 में बनाती है, हम तक आते आते कम से कम ये 100 रुपया हो जाता है। हमारा 50% पैसा कहाँ जाता है? इस बीच वाले भाई साहब में हमारा 50% पैसा है। डायरेक्ट सेलिंग को समझना बहुत आसान है।
बहुत सारे प्लान है, बहुत सारे दोस्तों ने बहुत डिफरेंट से प्लान दिया जाता है समझाने के लिए, लेकिन मेन जो है ये हार्ट ऑफ आरसीएम है, ये आरसीएम का धड़कन है। इस चीज को अगर आप समझ गए तो डायरेक्ट सेलिंग करना बहुत आसान, यही वो चीज है। जैसे हम इंसान है, हमारे अंदर एक धड़कन है, एक दिल है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आरसीएम का भी ये दिल है। इस चीज को आप समझ गए तो आरसीएम करना बहुत आसान है, बहुत इजी है। क्या है ये, हम कंपनी को भी चीज को 50 में बनाती है, हम तक आते आते वो 100 रुपये आ जाता है, हमारा 50% पैसा कहाँ जा रहा है, इस बीच वाले सिस्टम में। ठीक है, और अगर कंपनी ना रहे तो इसमें कौन कौन कमाएगा, कोई नहीं कमाएगा। अगर कंपनी ना रहे तो कोई नहीं कमाएगा, अगर कस्टमर भी ना रहे तो कोई नहीं कमाएगा। तो इम्पोर्टेंट कौन है, यही दो लोग हैं। कंपनी क्या करी, इसी बीच वाले भाई को साइड कर दिया और क्या बोला, भाई एक कदम हम आते हैं, एक कदम आपको भी आना है, एक पर्टिकुलर शॉप डालेंगे जिसका नाम रखेंगे हम पिकअप सेंटर, अभी वंडर वर्ल्ड के नाम से ही आता है ना। यहाँ पे हम अपना प्रोडक्ट भेजेंगे और यहाँ से ही आपको हम 45% आपके खाते में लौटाएंगे, 5% हम अपने ट्रांसपोर्ट के लिए रखेंगे। अगर आप इस सिस्टम से लेते हो तो खरीदारी का तरीका ये भी गलत नहीं था। कब, जब ये सिस्टम नहीं आया था। अब ये सिस्टम आ चुकी है डायरेक्ट सेलिंग, तो अब खरीदारी का तरीका ये सही है, क्योंकि इस सिस्टम से तो बाप दादा खा के गए, और बाप दादा खा के गए, क्या आया वो तो आपको अच्छा से पता है, मुझे बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मुझे पता है मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे। जब तक मैं देखा तब तक वो लाइफ बॉय ही घसते, मैं आज तक समझ नहीं पाया कि लाइफ बॉय के इतने बड़े फैन कैसे थे। अब मुझे पता चला कि मेरे फादर ने बहुत गलत साबुन साबुन का, क्योंकि मुझे पता चल गया कि उसका टीएफएम क्या है, उसका ग्रेड क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है। मैं भी लगाता था, मुझे पता नहीं था, लेकिन इस सिस्टम में आने से मुझे बहुत सारे प्रोडक्ट का नॉलेज हुआ कि हाँ ये प्रोडक्ट मेरे लिए सही है। तो सिस्टम ये भी गलत नहीं था, कब, जब ये डायरेक्ट सेलिंग नहीं थी। अब देखिए इस सिस्टम से लोग खाते हैं, अब डायरेक्ट सेलिंग आ गया, ये पे यहाँ पे कंपनी 45% लौटा रही है, 5% ट्रांसफर के लिए। और मिलावट कहाँ होता है साहब, कोई भी कंपनी प्रोडक्ट खराब नहीं बनाती है, प्रोडक्ट सही बनाती है, मिलावट होता है इन भाषा के बीच। मिलावट यही होता है। कैसे मिलावट होता है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक भैंस दरवाजे पे आके बोली कि साहब दूध निकालो, तो क्या आप पानी मिला के दूध निकालेंगे? भैंस तो हमेशा ओरिजिनल प्रोडक्ट देती है, ओरिजिनल दूध देती है। मिलावट कौन करता है, दूधने वाला ही पानी मिला। तो भैंस के तौर पे यहाँ कंपनी मान लो, कंपनी प्रोडक्ट सही बनाती है, मिलावट यही होता है। और ये इस सिस्टम से हमें 45% जो ये पैसा है, इसी पैसे के लिए ये भाई साहब 10 लाख, ये 20 लाख, ये 50 लाख लगा के बैठे हुए। किसका पैसा है ये? इस भाई साहब का पैसा है, कस्टमर का। और कस्टमर कौन है? हमारा कस्टमर है। इस पैसे से आप देखना, इसके बच्चे अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, घर मकान अच्छा है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर घर पे है। आपका बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ रहा है? सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। ध्यान से देखना दोस्तों, हमारे पैसे से इसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, ये विदेश टूर मार के आ रहे हैं, और हमारे बच्चे हमारी वजह से ये कमा रहा है और हमारा कुछ भी नहीं। बस इसी चीज को समझना, इसी मेंटेलिटी को चेंज करना। ठीक है दोस्तों, इसी सिस्टम को सर नाम दिया गया है आरसीएम। आरसीएम कोई कंपनी नहीं है, आरसीएम एक कंसेप्ट का नाम है, जिसका मतलब है राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, खरीदारी का सही तरीका। आज मैं जहां भी फील्ड वर्क करने जाता हूँ, लोग कहते हैं कि आरसीएम वाला आ गया, आरसीएम वाला आ गया, आरसीएम वाला। मुझे बहुत बुरा लगता है। आरसीएम कंपनी नहीं, आरसीएम एक कंसेप्ट है, लेकिन लोग आज आरसीएम कंपनी लोग हवा फैला दिया। कंपनी कौन है? कंपनी क्या है? कंपनी है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो 1977 से एक पैंट का कपड़ा बेचा करती थी, और उसी ट्रेडिशनल बिजनेस के द्वारा अपना एक पैंट का कपड़ा बेचा करती थी। डायरेक्ट सेलिंग में कब आई? 2000 साल अगस्त में। जब ये डायरेक्ट सेलिंग में आई अगस्त 2000 साल में, उस समय कंपनी के पास क्या था? एक प्रोडक्ट, एक डिस्ट्रीब्यूटर, एक शॉप और एक कंपनी। आज की बात करेंगे सर, 1.5 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर है, 1.5 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर प्रोडक्ट की बात करेंगे तो 700 प्लस प्रोडक्ट है इनके पास। शॉप की बात करेंगे तो 20,000 ऑल ओवर इंडिया में इनका शॉप है। कंपनी की बात करेंगे 20 बड़ी कंपनी इनसे टाइप है, और 385 इसके खुद के प्लांट है। ठीक है दोस्तों, ये है कंपनी का स्टेटस। और
जब मैं इस सिस्टम में आया था तो ना दाल था, ना चावल था, ना चना था, कुछ नहीं था। मैं प्लान देने जाता था, लोग कहते थे कि दाल है, चावल है, मैं बोला नहीं। चावल रहता तो अभी 5 कट्टा ले लेते हम, दाल रहता तो 2 किलो हम दाल ले लेते। जो चावल चीनी दाल में लटका है ना साहब, वो वहीं लटका हुआ है और साबिर आज आपके सामने। क्या है क्या नहीं है वो मत देखिए। मैं सर से कहता सर लोग इस तरह की बात करते हैं, चावल है चीनी है। सर बस मेरे जो गुरु हैं वो एक ही बात कहते थे, साबिर जी ऑल डाउन, सब्र करो सब कुछ आ जाएगा। और कहीं ना कहीं वो सही कहते थे और उन्होंने अपनी बात को साबित किया। दाल भी आया, चावल भी आया और बहुत कुछ आ रही। ठीक है, इस सिस्टम में आप ज्वाइन करते हैं, एक कार्ड बनता है आपका, कार्ड फ्री में बनता है। कार्ड की वैल्यू क्या है? ये नॉमिनी टू नॉमिनी ट्रांसफर है। एक पीढ़ी तक नहीं, 7 पीढ़ी तक। एक ऐसा काम जो 7 पीढ़ी तक, एक बार आप इस कार्ड को बना लेते हैं, आपके 7 जनरेशन को ये दिखेगी। आज मैं किसी को बताता हूँ ये बात तो उसको हजम नहीं होती, अरे 7 पीढ़ी, एक पीढ़ी तो चल नहीं रहा है। मतलब जी हाँ, 7 पीढ़ी पे ये कार्ड ट्रांसफर होगी। बोलते हैं कैसे? मैं देखो ऐसे, आप यहाँ पे ज्वाइन करते हो, आप यहाँ पे 2000 का सामान खाते हो, कुछ साथी को लाते हो आप यहाँ पे, खुदा ना करे ईश्वर ना करे अगर आप ऑफ हो जाते हो तो आपके कार्ड आपके वारिस पर ट्रांसफर, इस तरह से कार्ड आपके वारिस पर ट्रांसफर होगा। और मुझे एक बात बताएं, आप ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं आज के डेट में कि आपके जाने के बाद आपका जो डिग्री है, आपका जो पद है, आपके वारिस पर ट्रांसफर हो जाए? तो सामने वाला जवाब देता है नहीं, क्योंकि मुझे पता है मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, वेस्ट बंगाल 40 साल उन्होंने अपनी ड्यूटी को किया। मेरी परवरिश भी वहीं से हुई, प्राइमरी एजुकेशन भी मैं वहीं से लिया। बिहार में मैं 10 साल से रह रहा हूँ। मेरे फादर 2015 में एक्सपायर कर गए। क्या उनकी डिग्री, क्या उनका जॉब मेरे ऊपर ट्रांसफर हुआ? नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता है। तो इससे भी मुझे कहीं ना कहीं सीखने को मिला कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं अपने वारिस को क्या दे के जा सकता हूँ, मैं ऐसा कौन सा काम कर रहा हूँ। ये मुझे सोचने पे मजबूर किया, क्योंकि मैं जो भी आज के डेट में कर रहा हूँ, मैं वो चीज मेरी मेरे तक रहेगी, मेरे तक सीमित रहेगी। मेरे बाद मेरा वारिस का क्या होगा? क्योंकि जॉब की हालत तो आप देख सकते हैं क्या चल रही है। तो यहाँ पे नॉमिनी टू नॉमिनी ट्रांसफर है। और इस सिस्टम को ज्वाइन करने के बाद ये नॉमिनी का कार्ड आपको मिलता है। उसके बाद जो एक दो चीज है मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके बाद मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। सर बताया कि यहाँ पैसा अनलिमिटेड है। बोला सर पैसा अनलिमिटेड कैसे हो सकता है? बोला हाँ साबिर जी यहाँ पैसा अनलिमिटेड। मैंने कहा बताओ कैसे अनलिमिटेड है पैसा? सर बताए कि यहाँ पे आप ज्वाइन करते हो, यहाँ आपने 2000 की खरीदारी की, ये भाई साहब भी खरीदारी करी, ये भाई साहब भी खरीदारी करी, ये भाई साहब भी खरीदारी करी। आपको मान लो अगर 50,000 रुपये आ रहा है, उसको भी 10,000 आता होगा, 20,000 आता होगा, 5,000। अगर आप कल के डेट में आप ऑफ हो जाते हो तो क्या ये लोग बिजनेस को छोड़ देंगे? मैंने नहीं, नहीं छोड़ेंगे। बस जब ये बिजनेस को नहीं छोड़ेंगे तो आपको यहाँ पे अनलिमिटेड पैसा आएगा। मैं बोला चलो ठीक है। अवार्ड, अवार्ड की बात करेंगे, ए फॉर अवार्ड। मुझे तो आज तक अवार्ड कहीं मिला नहीं, लेकिन मैंने कुछ नेताओं को अवार्ड लेते हुए या कुछ प्लेयर को अवार्ड लेते हुए देखा। यहाँ पे अवार्ड लेते मैंने कहाँ देखा? एक बार मैं सेमिनार में गया था, जो मेरा फर्स्ट सेमिनार था दिनेश चौधरी साहब का। मैं अपने आप को सौभाग्य मानता हूँ कि मैंने दिनेश चौधरी साहब का प्रोग्राम अटेंड किया था। और इस कोसी जोन में उनका प्रोग्राम अगर कहीं भी है तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे 100 किलोमीटर क्यों न जाना पड़े। पहला प्रोग्राम था कटिहार में और मैं विथ टीम लेके गया था वहां पे। वहां जाने के बाद जो है ताली बजाना पड़ता था। तो मुझे ताली बजाने में बड़ा खराब महसूस होता था कि मैं ताली क्यों बजाऊं यार किसी के लिए, ऐसा कौन सा काम किया है वो। तो कुछ भी होता था एक बार जोरदार ताली, कुछ भी होता था एक बार जोरदार ताली। मैं ताली नहीं बजाता था, लेकिन एक बार बजाया था, धीरे से बजा दिया था ताकि कोई देखे नहीं, क्योंकि शर्म महसूस होती थी। अरे यार ताली क्यों बजाऊं,
तो सम्मान मैंने वहां देखा कि एक अनजान व्यक्ति के लिए मैं ताली बजाऊं, मैं सल्यूट करूं। मैं बोला यार एक दिन मैं भी यहाँ हो सकता हूँ, लोग मेरे लिए भी ताली बजाएंगे, मेरे लिए भी माले लाएंगे और माले इतने देंगे कि चेहरा नहीं दिखेगा। ये मैंने वहां पे रियलाइज किया था। तो अवार्ड अगर देखना है तो कभी सेमिनार में आए, नए साथी अगर हैं तो कभी सेमिनार में आए, अवार्ड वहां देखिए, सम्मान वहां देखिए कि किस तरह से सम्मान दिया जाता है। उसके बाद है यहाँ पे सिक्योरिटी, सुरक्षा। सिक्योरिटी की बात करूंगा हमेशा, बस 2 मिनट। एक 4 व्हीलर कार में 4 पहिए होते हैं, ठीक है? क्या 4 पहिए होते हैं? जी नहीं साहब, 5 पहिए होते हैं। एक और होता है, वो क्या है? स्टेपनी होता है। जब कंपनी एक कार का सिक्योरिटी दे सकती है कि आप कहीं पे जा रहे हो अपने फैमिली को लेके, अगर रास्ते में पंचर हो जाए तो आप इसे लगा लो, बदल लो, निकल लो। हम तो इंसान हैं, हमारी क्या सिक्योरिटी है? अगर कल के डेट में हम ना रहें तो हमारे परिवार का क्या? इसे एक परिवार भी मान सकते हैं सर आप। ये घर का मुखिया है, ये बीवी है, ये बच्चा है, ये माँ है, ये बूढ़ा बाप है। और आप देखेंगे हमेशा घर के मुखिया को हमेशा पिलपिला होता है। वो क्यों? टेंशन में रहता है, क्योंकि घर का मुखिया है, परिवार को चलाना है उन्हीं को। आज सब एक काम करो, आप एक काम करिएगा, आज रात 1 बजे उठिएगा और चुपचाप अपने परिवार को आप देखिएगा कैसे बेसुध सोए रहते हैं। क्यों पता है? क्योंकि उन्हें पता है कि मेरा मुखिया जिंदा है, मेरा कमाने वाला अभी जिंदा है, इसलिए वो बेसुध सोए हुए, उन्हें कोई फिक्र नहीं। यकीन ना आए तो एक बार ट्राई करके देखना आज रात में आप। अगर ईश्वर ना करे, अगर ये कल के डेट में ऑफ हो गया तो क्या होगा इस परिवार का? किसी ना किसी को तो यहाँ पे आना पड़ेगा, क्योंकि ये भाई साहब ना रहे, सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाएगा इनका। अब यहाँ पे बीवी भी आ सकता है, बच्चे भी हो सकते हैं, माँ भी हो सकती है, बाप भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अब ये उनके ऊपर है, उनकी योग्यता के ऊपर है कि वो क्या कमा सकते हैं। मानता हूँ मैं, ये डॉक्टर थे, 2 लाख रुपए कमा रहे थे, ना रहने के बाद क्या वो इनकम इनके वारिस पर ट्रांसफर होगा? नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ सिक्योरिटी क्या है कि आप एक टीम को क्रिएट करते हैं, कुछ भाई को इधर लाते हैं, कुछ भाई का ज्वाइनिंग इधर करते हैं। आप मान लेते हैं 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो आपकी वजह से तो ये आदमी आपका नीचे वाला जरूर है कि 50,000 कमा रहा होगा, ये 30,000 कमा रहा होगा, ये 20 कमा रहा होगा, ये 10 कमा रहा होगा, ये 5 कमा रहा होगा। अगर आप ऑफ हो जाते तो क्या ये बिजनेस छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा साहब। और जब ये बिजनेस नहीं छोड़ेगा तो आपको ऑटोमेटिक ये पैसा है, जिससे आपके परिवार वालों को किसी के पास 10-20 के लिए हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान से सोचिएगा, महसूस करिएगा और एक बात जरूर सोचिएगा, क्या मैं वैसा काम कर रहा हूँ? क्या हम वैसा काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। मैं जाते जाते मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक लाइन कहना चाहता हूँ कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम रखो ऐसा कि निशान बन जाए, हर कदम रखो ऐसा कि निशान बन जाए। जिंदगी तो सभी जी लेते हैं साहब, जिंदगी तो सभी जी लेते हैं साहब, पर हर जिंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए, पर हर जिंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना, मुझे इतनी इज्जत दी है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे गुरुदेव विनोद कश्यप के लिए कि उन्होंने मुझे इस पात्र के लायक समझा और मुझे ये मौका मिला। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ और मैं अपने आप को और अच्छा बनाने की कोशिश करता हूँ और मैं आगे भी सीखता रहूंगा। मैं हर किसी से सीखता हूँ, सीखना अच्छी बात है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू, ग्रेट अपलाइन विनोद कश्यप जी। बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शानदार सर।
देखो सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आपके अंदर सीखने की ललक है, आगे बढ़ने की चाहत है, तो कोई आपको नहीं रोक सकता। चाहे परिस्थितियां हो, चाहे लोग हो, चाहे समाज हो, चाहे परिवार हो, कोई आपको नहीं रोक सकता। क्योंकि ईश्वर ने दो कान दिए, सुनने के लिए, एक निकालने के लिए, और बीच में दिया दिमाग, वो है फिल्टर करने के लिए। अच्छी बातें लगे फिल्टर करके अपने पास रख लो, अच्छी बातें नहीं लगे फिल्टर करके बाहर कर दो। ये दुनिया है साथ, कुछ ना कुछ तो कहेगी। अगर आप नाकामयाब हो गए सब कुछ कहेगी, और कामयाब हो गए तो कुछ कहेगी। लोग वही रहेंगे लेकिन शब्द बदलते रहेंगे। लोग वही रहेंगे लेकिन